नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि भारत की जमीन सिर्फ जमीन नहीं बल्कि एक कहानी है? जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो ये तय करती है कि हमारी थाली में क्या पहुंचेगा और हमारे किसानों की जिंदगी कैसे चलेगी। ये कहानी है भारत की अलग-अलग तरह की मिट्टियों की। तो चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। कभी सोचा है कि पंजाब का नाम आते ही गेहूं क्यों याद आता है? या महाराष्ट्र का कपास से और असम का चाय के बागानों से क्या रिश्ता है? वेल, इसका जो राज है ना, वो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपा है, भारत की मिट्टी में। और सच तो ये है कि यही विविधता हमारी खेती की असली पहचान और असली ताकत है। तो देखिए, जो हमारी टॉप एग्रीकल्चरल रिसर्च बॉडी है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, उसने भारत की मिट्टियों को उनके टेक्सचर, कलर और प्रॉपर्टीज के हिसाब से मोटे तौर पर 8 टाइप में बांटा है। और यही क्लासिफिकेशन है जो हमें इंडिया के पूरे एग्रीकल्चरल मैप को समझने में हेल्प करता है। अब हैं तो ये 8 तरह की मिट्टियां, लेकिन मजे की बात यह है कि इनमें से सिर्फ चार ऐसी हैं जो इंडिया के ज्यादातर हिस्से पर आप कह सकते हैं राज करती हैं। जलोढ़, लाल, काली और लैटेराइट। यही वो 4 मेन प्लेयर्स हैं जो इंडिया की एग्रीकल्चर की कहानी लिखते हैं, और आज हम इन्हीं पर फोकस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी मिट्टी से, जिसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जलोढ़ मिट्टी की। पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या खास है इसमें कि ये करोड़ों लोगों का पेट पालती है? जरा सोचिए इस बारे में। इंडिया की लगभग 43% जमीन पर सिर्फ एक ही तरह की मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। ये एक तरह से हिमालय का दिया हुआ तोहफा है, जिसे हमारी नदियां लाखों सालों से अपने साथ गाद या सिल्ट के रूप में बहाकर ला रही हैं। और इसी वजह से ये मिट्टी चूना और पोटाश से एकदम भरपूर होती है और जाहिर है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ। इसी ने तो पूरे उत्तर भारत के मैदानों को इतना हरा भरा बनाया है। अच्छा, अब इस जलोढ़ मिट्टी के भी 2 टाइप होते हैं। इसको समझना बहुत आसान है। पहला है खादर। खादर मतलब नई ताज़ा मिट्टी। ये वो मिट्टी है जो हर साल बाढ़ के साथ नदी के किनारों पर आकर जमा हो जाती है, इसीलिए सुपर फर्टाइल होती है। और दूसरा है बांगर। बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये नदी से दूर ऊंचे इलाकों में मिलती है, जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। तो जाहिर है ये खादर के मुकाबले थोड़ी कम उपजाऊ होती है। चलिए जलोढ़ मिट्टी से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारी दूसरी मेजर सॉइल की तरफ, एक ऐसी मिट्टी जिसे उसकी सबसे खास फसल के नाम से ही जाना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं काली मिट्टी की, यानी कपास की भूमि। आपको जानकर हैरानी होगी कि काली मिट्टी का जन्म आग से हुआ है। जी, ये सीधे सीधे दक्कन के पठार पर फैले ज्वालामुखी के लावा से बनी है। लाखों साल पहले जो बसाल्ट चट्टानें थीं, उन्हीं के टूटने फूटने से ये मिट्टी बनी, और यही वजह है कि इसे रेग्योर मिट्टी या फिर लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब काली मिट्टी की ना एक बहुत ही अनोखी सुपर पावर है। होता क्या है कि जब गर्मियों में ये सूखती है तो इसमें बहुत गहरी गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें जमीन के अंदर तक हवा पहुंचाने का काम करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे खेत की जुताई करने पर होता है। और इसी कमाल की वजह से किसान इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी बिल्कुल एक स्पंज की तरह काम करती है, मतलब ये नमी को बहुत लंबे समय तक अपने अंदर सोख कर रख सकती है। और इसकी यही खासियत इसे कपास जैसी फसल के लिए, जिससे पानी ज्यादा चाहिए होता है, एकदम परफेक्ट बना देती है। तभी तो इंडिया का जो पूरा कॉटन बेल्ट है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, वो इसी मिट्टी वाले इलाके में। अच्छा, काली मिट्टी के बाद अब बारी है पेनिनसुलर इंडिया की 2 और रंग बिरंगी मिट्टियों की, लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनके रंग ही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। तो पहले बात करते हैं लाल मिट्टी की। इसका जो लाल रंग है वो इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड मतलब लोहे के कणों की वजह से होता है। ये पुरानी कायांतरित चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है, लेकिन इसमें एक बहुत मजेदार बात है। जैसे ही ये मिट्टी पानी के कांटेक्ट में आती है या कहें कि हाइड्रेट होती है, तो इसका रंग बदलकर पीला हो जाता है। अब जरा एक ऐसी जगह इमेजिन कीजिए जहां तापमान बहुत ज्यादा हो और बारिश भी मूसलाधार होती हो। यहाँ होता क्या है कि भारी बारिश मिट्टी के जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन्हें अपने साथ धोकर जमीन में बहुत नीचे ले जाती है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं निक्षालन या लीचिंग। और इसी लीचिंग से बनती है लैटेराइट मिट्टी, जो सूखने पर एकदम ईंट जैसी सख्त हो जाती है। इसीलिए इसका इस्तेमाल भी ईंटें बनाने में खूब होता है।
तो अगर फसलों की बात करें तो लाल मिट्टी क्योंकि थोड़ी कम उपजाऊ होती है, इसलिए ये मोटे अनाज जैसे बाजरा और रागी के लिए अच्छी मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ लेटेराइट मिट्टी नेचर में एसिडिक होती है और यही चीज़ इसे चाय, कॉफ़ी और काजू जैसी बागानी फसलों के लिए एकदम आइडियल बना देती है। चलिए अब फटाफट भारत के दो एक्सट्रीम कोनों पर मिलने वाली मिट्टियों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। मतलब एक वो इलाका जहाँ पानी की बहुत कमी है और दूसरा वो जहाँ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो देखिए, एक तरफ है हमारे पास मरुस्थलीय मिट्टी। ये रेतीली होती है और इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता ना के बराबर होती है। और दूसरी तरफ है पर्वतीय मिट्टी, जो पथरीली और एसिडिक होती है, लेकिन जंगलों की वजह से ये ह्यूमस यानी जैविक पदार्थों से भरपूर होती है और इसी वजह से पूरा हिमालयी क्षेत्र चाय, सेब और कीमती मसालों के लिए जाना जाता है। तो उत्तर के मैदानों से लेकर दक्षिण के पठार तक हमने भारत के पूरे मिट्टी के नक्शे की एक यात्रा की। लेकिन ये नक्शा सिर्फ हमें भूगोल तो नहीं बताता है ना? तो सवाल ये है कि इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? तो एक नज़र में देखें तो उत्तरी मैदानों में है उपजाऊ जलोढ़, दक्कन के पठार पर काली मिट्टी, पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीप में लाल मिट्टी, वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट में लैटेराइट, पश्चिमी भारत में मरुस्थलीय और हिमालय में पर्वतीय मिट्टी। देखा जाए तो यही है भारत का एक जीता जागता सांस लेता हुआ सॉइल मैप। तो आखिर में बस यही कहना है कि मिट्टी सिर्फ जमीन की एक ऊपरी परत नहीं है, ये हमारे जीवन का आधार है। और भारत की मिट्टी में जो ये कमाल की विविधता है, यही हमारी खेती की, हमारी एग्रीकल्चर की रीढ़ की हड्डी है, जो करोड़ों लोगों का भरण पोषण करती है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल भी है। आज जब हम सॉइल इरोजन यानी मिट्टी के कटाव और उसकी घटती फर्टिलिटी जैसी बड़ी चुनौतियों को देख रहे हैं, तो सोचना तो पड़ेगा कि हमारी इस अनमोल विरासत का, हमारी मिट्टी का भविष्य क्या है।